हमारे हिंदी के साथ साथ हमारा हिंदी साहित्य और जो कुमाऊनी गढ़वाली हमारे शब्द होते हैं उन सबको भी शामिल किया गया है। हिंदी में हमारे जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिकों से अपने क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सभी नंबर अपना काउंट करना कितने नंबर बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में ब्योली शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में ब्योली शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं पुजारी, बिया, भाभी या दुल्हन। पुजारी को पुजारी बोला जाता है, जबकि भाभी को क्या बोला जाता है, भाभी को बोला जाता है बोजी। भाभी के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, बोजी शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि ब्योली के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, दुल्हन। तो कुमाऊनी गढ़वाली भाषा में ब्योली किसे बोला जाता है, दुल्हन को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साहित्य से पूछा गया है और क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की नहीं है, ये पूछा है नहीं है। और अंत में सरोज, चोटी की पकड़ या नए पत्ते, कौन सी रचना है हमारी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, और हमेशा के लिए जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको आज अपना कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में क्या क्या चीजें हैं। इनके जन्म के बारे में याद रखना, 1896 मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, जबकि 1961 इलाहाबाद में इनकी मृत्यु होती है। बचपन का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सूर्य कुमार है, नाम ही है सूर्यकांत तो सूर्य। कुछ उपनाम है इनके जो हमारे एग्जाम में पूछे गए, जैसे निराला, महाप्राण और क्रांतिवीर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कुछ रचनाएं हैं इनकी बहुत महत्वपूर्ण, देख लेते हैं कौन सी इनकी रचनाएं, जैसे परिमल, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अरुणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना। तुलसीदास सबसे बड़ी इनकी कविता है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट सरोज स्मृति, नेक्स्ट बादल राग, कितने खंडों में, 6। नेक्स्ट अट नहीं रही है, भिक्षुक, विधवा, गीत गुंज। नेक्स्ट गीत गाने दो, रानी और कानी। नेक्स्ट महंगू महंगा रहा, राम की शक्ति पूजा, जन्मभूमि और ध्वनि। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कुछ उपन्यास भी हैं इनके, जैसे अप्सरा, उसके बाद नेक्स्ट अलका, प्रभावती, निरुपमा। नेक्स्ट कुली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा, और उसके बाद उच्च श्रृंखलता। कुछ कहानी संग्रह भी रहे हैं इनके, बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं जो दिए गए हैं। पहला चतुरी चमार, नेक्स्ट शुक्ल की बीबी, सखी, लीली, देवी, पद्मा, श्रीमती, गजानंद देवी। जो इनके दिए गए हैं आपको याद नहीं रखना, निबंध संग्रह, उसके बाद आलोचना और अनुवाद। ये जानकारी आपको नहीं याद रखनी है, इतने ही याद रखने जो कहानी संग्रह, उपन्यास और इनकी रचनाएं हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनके जो आपको याद रखना, जैसे समन्वय, मतवाला, सुधा का, समन्वय, मतवाला और सुधा, इन पत्रिकाओं का संपादन किया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। नेक्स्ट उत्साह, इनके द्वारा लिखा गया एक गीत है, इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इनकी कविता जूही की कली छंदों से मुक्त है, इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या बोला गया है, मुक्ति छंद का प्रवर्तक। उसके बाद नेक्स्ट सरोज स्मृति, जो इनकी कविता है इनकी दिवंगत पुत्री सरोज पर आधारित है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एक और नाम आपको याद रखना है कि दूधनाथ सिंह ने निराला को टैगोर की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो टैगोर की संज्ञा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किसने दी थी, तो बताना, दूधनाथ ने। तो ये सारी जानकारी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। इसी तरह से अपना जो भी हमारे हिंदी साहित्य का कवि होता है उसे इसी तरह से हम अपना कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे 23-24 कवि हैं इसी तरह से सबको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देख लेते हैं जो था निम्नलिखित में कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की नहीं थी, और अंत में सरोज,
चोटी की पकड़ और नए पत्ते। तो नए पत्ते भी थी, चोटी की पकड़ भी, सरोज स्मृति ये भी थी, और अंत में ये इनकी रचना नहीं है। तो ये किसकी थी? तो याद रखना ये हरिशंकर परसाई जी की महत्वपूर्ण रचना है। और अंत में इसी तरह से अपना हिंदी साहित्य को कवर करने की कोशिश करते हो, कवर करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे किस टॉपिक से पूछा गया है? ये आया हमारा पत्र लेखन से। तो क्या दिया गया है? यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है तो यह किस विकल्प में आएगा? बताइए किस विकल्प के अंतर्गत आता है? अर्थात मान लेते हैं एक पत्र है जो आपके पास भेजा गया है और आपने अभी तक उस पत्र की कोई सूचना नहीं दी है, तो एक दूसरा पत्र आपके पास भेजा जाता है आपको याद दिलाने के लिए कि आपके पास एक पत्र गया था, अभी तक आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है, तो उस पत्र को क्या कहते हैं? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है। तो याद रखना याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। ठीक, अनुस्मारक पत्र को रिमाइंडर भी कहते हैं, अर्थात याद दिलाने के लिए भेजा जाता है कि आपके पास पहले एक पत्र आया था, अभी तक आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा कि एक पत्र भेजा गया, उसको द्वारा याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है? तो अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है? परिपत्र के बारे में पूछा गया है। एक पत्र है, परिपत्र कब जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संबंध अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, या बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का कार्यान्वित करने के उद्देश्य से। यही इसका आंसर हो जाता है। बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं महत्वपूर्ण, उन निर्णयों को किस पत्र के माध्यम से जन समूह तक लाया जाता है? तो याद रखना परिपत्र के माध्यम से लाया जाता है। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए हैं किस पत्र के माध्यम से बताए जाते हैं? तो बताना परिपत्र के माध्यम से बताए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़माला से पूछा गया है और क्या दिया गया है? आपको ऐसा बताना है जो हमारा दीर्घ स्वर भी हो और विव्रत भी हो। दीर्घ स्वर तथा विव्रत स्वर कौन सा है? जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें दीर्घ स्वर भी बताना है आपको और विव्रत भी बताना है। बताइए कौन सा हमारा दीर्घ स्वर होने वाला है? जो दीर्घ स्वर होते हैं इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बताना दीर्घ स्वर को हम दो मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दो मात्रिक स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। पहला कौन सा होता? आ जाता है, उसके बाद ई, नेक्स्ट उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये होते हैं हमारे दो मात्रिक या दीर्घ स्वर। उसके बाद नेक्स्ट हमें विव्रत भी बताना है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है विव्रत, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा मुख के आधार पर। ठीक है, याद रखना मुख के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो बताना 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है विव्रत, नेक्स्ट अर्धविव्रत, उसके बाद अर्धसंवृत और लास्ट संवृत। विव्रत में क्या क्या आते हैं? तो याद रखना विव्रत में आता है हमारा बड़ा आ जाता है। अर्धविव्रत में क्या आते हैं? ए, ऐ और औ। जबकि अर्धसंवृत में ए और ओ आ जाते हैं। जबकि लास्ट में संवृत में क्या आते हैं? दोनों ई आ जाते हैं, ई और उसके बाद उ और उ। क्लियर? क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे? हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है जो हमारा विव्रत भी हो और हमारा दीर्घ स्वर भी हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया था विव्रत किसका अंग होता है? तो कहना मुख का होता है, मुख के आधार पर आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार पूछे, बताइए कितने होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण? तो पहले तो विशेषण के बारे में याद रखना, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट विशेषण में जो लिंग का निर्धारण होता है किससे होता है? तो बताना विशेष्य के माध्यम से होता है। किससे होता है? विशेष्य से। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है गुणवाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा होता है हमारा
सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषणों के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। जब हम पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण, इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और यहीं से क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निश्चित और अनिश्चित के आधार पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो निश्चित होता है संख्यावाचक का एक भेद है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बताना। इसके 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक, तो ये विशेषण के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं, तो बताना। पहला होता है गणनावाचक विशेषण, दूसरा होता है क्रमवाचक विशेषण, गणना, क्रम, उसके बाद आवृत्ति, नेक्स्ट समूह और लास्ट हमारा प्रतीक। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा जाए विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के होते हैं सर 4, जबकि विशेषण के अंदर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमारा अलंकार से, और क्या पूछा गया है? भ्रांतिमान अलंकार के बारे में हमें बताना है। परिभाषा पूछिए। भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहां, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा पूछी गई है, और जितने भी क्वेश्चन है हमारे सब एग्जाम में पहले आ चुके हैं, अलग अलग राज्यों में आ चुके हैं, इस वजह से सब इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ये भी पता चल जाता है कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, बताइए। तो याद रखना, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएंगे, जहां गुण और धर्म आदि का सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, वह कौन सा अलंकार हो जाता है? हमारा भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा भ्रांतिमान अलंकार की शुद्ध परिभाषा होती है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा, नेक्स्ट लोकोक्ति पूछी गई है हमारी, बताइए। दुसराक गोरु कै गोदान लोकोक्ति का क्या अर्थ होने वाला है, बताइए। दूसराक गोरु कै गोदान लोकोक्ति का क्या अर्थ होने वाला है? दूसराक अर्थात दूसरे की, गोरु अर्थात गाय, और गोदान अर्थात दान कर देना। दूसरे की गाय को स्वयं दान कर देना अर्थात दिखावा करना। अगर दान ही करनी है तो अपनी, दूसरे की गाय को दान कर कर, ठीक है, क्रेडिट लेना, अर्थात दूसरा गोरु कै गोदान लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा दिखावा करना। नेक्स्ट बताइए, बर्तनी के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बर्तनी हमारी अशुद्ध होने वाली है? शुद्ध नहीं बताना, अशुद्ध बतानी। कवित्री, उसके बाद विभीषिका, प्रशंसा या ज्योत्सना, कौन सा हमारा अशुद्ध रूप होने वाला है? तो याद रखना, प्रशंसा जो लिखा गया है ये हमारा अशुद्ध रूप लिखा गया है, जबकि कवित्री, विभीषिका और ज्योत्सना तीनों शब्द कैसे लिखे हैं? हमारे शुद्ध रूप में ही लिखे गए हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, विलोम शब्द पूछा है, और क्या पूछा है? कौन सा विलोम शब्द हमारा जोड़े के आधार पर सही नहीं है? अच्छे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कौन सा है हमारा जो सही नहीं है? सापेक्ष निरपेक्ष, आपत्ति विपत्ति, खंडन विखंडन, व्यष्टि समष्टि, कौन सा जो हमारा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। खंडन का क्या होता है? मंडन होता है, ना कि विखंडन होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिकों से अपने क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए, क्या पूछा गया है? उपभाषा से क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, बताइए। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली हमारी नहीं आती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में हमारी 4 बोलियां आती हैं। पहली आती है हमारी जयपुरी, जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। पश्चिम में आती है हमारी मारवाड़ी, इसी तरह से आपको याद रखना है। उत्तर में आती है मेवाती,
और दक्षिण में आती है हमारी मालवी। ठीक, ये 4 आती हैं। अब जो इसके बाहर होगी वही हमारा गलत आंसर हो जाएगा। मागधी नहीं आती, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत याद रखना 4 बोलियां आती है। जो जयपुरी होती है हमारी, इसे कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जैसे इसे हड़ौती बोल देते हैं, और इसका अन्य नाम क्या है? इसे ही हम डूंडाड़ी बोल देते हैं। तो हड़ौती और डूंडाड़ी किसे बोला जाता है? तो बताना ये हमारी जयपुरी के ही नाम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बताइए क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर का उच्चारण रूप नहीं है? बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए, कंठ, तालु, दंत और मूर्धा। कौन सा है हमारा जो स्वरों के उच्चारण के अंतर्गत नहीं होता? कहने का मतलब यह है कि इसमें से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत में से किसका उच्चारण स्वरों के आधार पर नहीं होता? तो देखो, कंठ भी होते हैं, स्वर तो कंठ भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, कंठ जो होते हैं हमारे, याद रखना कौन कौन से होते हैं स्वर? ए और आ हमारे कंठ के अंतर्गत आते हैं। स्वर हमारे तालु भी होते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? दोनों ई आ जाती है हमारी, ये तालु हो जाती है। मूर्धन्य भी होते हैं, जो मूर्धा होते हैं। स्वर मूर्धा भी होते हैं, जैसे हमारा क्या आता है? री आ जाता है इसके अंतर्गत, मूर्धा। ठीक, कंठ, तालु, मूर्धा। जबकि दंत में कोई स्वर नहीं आता। ठीक, तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो कंठ भी होता है, तालु भी होते हैं, मूर्धा भी होते हैं, दंत नहीं होता। इससे अलग ओष्ठ होते हैं क्या? जी सर, होते हैं ओष्ठ भी। ओष्ठ में कौन कौन से स्वर आते हैं हमारे? दोनों ऊ आ जाते हैं हमारे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि इससे अलग हमारा कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ में क्या आते हैं हमारे? इसमें ओ और अव हो जाते हैं। ओ और अव हमारे कंठोष्ठ में आ जाते हैं। और लास्ट हमारा आता है कंठ तालु। कंठ तालु में क्या आ जाते हैं हमारे? ए और ऐ हमारे कंठ तालु के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से हम अपना स्वरों का उच्चारण करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा शब्द है जो स्वरों के उच्चारण के रूप में नहीं आता? तो दंत नहीं आता। तो फिर दंत कहां आता है? दंत हमारा स्वरों के आधार पर नहीं आकर व्यंजनों के आधार पर आता है। ठीक, याद रखना। तो दंत एक व्यंजन का प्रकार होता है, ना कि हमारा स्वर का प्रकार होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। पर्यायवाची पूछा गया है, और किसके पूछे गए? सांप के पर्यायवाची बताना हमें कौन से हमारे होने वाले हैं? बताइए। सही पंक्ति बतानी है सांप के पर्यायवाची की, कौन सी हमारी सही पंक्ति होने वाली है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो दिया गया है हमारा बी, ये हमारे बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया है। सांप के ब्याल होता है, भुजंग होता है, उरग होता है। इससे अलग भी याद रखना फणी भी होता है, फणी सांप को ही बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पन्नग भी सांप को बोल देते हैं। ब्याल तो बोला ही जाता है, ज्यादा पूछा जाता है ब्याल शब्द। उसके बाद विष होता है, तो इसे विषधर भी बोल देते हैं क्योंकि विष धारण करता है। ठीक, नेक्स्ट एक शब्द और याद रखना अगर याद हो तो, काको दर भी सही बोलते हैं। ठीक, ये सब किसके पर्यायवाची? हमारे सांप के पर्यायवाची होते हैं, महत्वपूर्ण है। पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची हिंदी की जड़ होती है। नेक्स्ट अगला शब्द बताना आपको, और क्या पूछा गया है? हिंदी भाषा में निम्नलिखित में कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? बताइए कौन सा शब्द है हमारा जो हमने फ्रेंच भाषा से लिया है, फ्रांस से लिया गया है? कौन सा हमारा शब्द होने वाला है? तो ये याद रखना, फ्रांस से जो लिया है हमने कारतूस शब्द लिया है। ठीक है, जबकि जो हमारा बजट होता है ये भी हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है, और जो हमारी संसद है ये भी हमारा फ्रेंच भाषा के शब्द है। महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखना। बजट, संसद हमारे कैसे शब्द है? ये हमारे फ्रेंच भाषा के शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारा? कौन सा वाक्य सही है माना गया है, अर्थात सत्यबोधक भविष्य काल के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठेगा? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है।
कौन सा वाक्य में है सत्यबोधक भविष्य काल के अंतर्गत आता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। तो सत्यबोधक के अंतर्गत पूछा गया है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ये हमारा बिल्कुल सत्यबोधक भविष्य काल हो जाएगा। जबकि देखो शायद है, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये भी नहीं आएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा सत्यबोधक भविष्य काल के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं जो पत्र लेखन और जनसंचार से बनते रहते हैं। बताइए क्या पूछा गया है? टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद बताना है। जो हमारा टेस्टिमोनियल होता है उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, जो हमारा प्रशंसा पत्र होता है ये हमारा टेस्टिमोनियल होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताइए क्या पूछा गया है? निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना। कौन सा हमारा वाक्य शुद्ध होने वाला है, बताइए। मैं तुमको कुछ कहता है, गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है? मैं और मेरी मां घूमने जाने वाली है, गलत हो जाएगा। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे को, ये गलत हो जाएगा। तुम्हारे को कोई शब्द नहीं होता, सही है, तुमको होता या मुझको होता। तो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी वाक्य हमारा शुद्ध रूप प्रदान करता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाता कहां की गई थी, ये भी पूछा जाता है, दोनों याद रखना। की कहां गई थी? बनारस में की गई थी। कब की गई थी? तो बताना। 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी बनारस में। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा गया है? आजकल भारत की जनता शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का कौन सा वचन हुआ? अर्थात जो जनता है हमारा, वचन के आधार पर कौन सा रूप है? क्या ये एक वचन है, बहुवचन है, या द्विवचन है, या इसमें से कोई सा वचन नहीं है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनता हमारा समूहवाचक है, और समूहवाचक क्या होती है हमारी? एक वचन। तो वचन सा क्वेश्चन था, जनता पूछा गया था, ये क्या हो जाएगा हमारा? एक वचन होता है जनता। प्रजा भी एक वचन होता। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो दिया गया है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द बताना है, बताइए। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? जैसा आपको पता है कि दिशाएं अपनी 4 होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसी के बीच की दिशा से क्वेश्चन हमारे 3-4 ये पूछे जाते हैं, हमेशा के लिए आपको याद रखना है। पहले जो पूछा गया है हमारा, कि पूछा जाता है उत्तर और पूरब की दिशा को क्या कहते हैं? तो उत्तर और पूरब की दिशा को कहते हैं हम अपना ईशान। उसके बाद नेक्स्ट, दक्षिण पूरब की दिशा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आग्नेय। दोनों याद रखना, उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब, दोनों याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम की दिशा को कहते हैं वायव्य। उत्तर पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य। और जब पूछा जाता है दक्षिण पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं? तो दक्षिण पश्चिम को कहते हैं हम नैऋत्य। ठीक। और क्या पूछा गया था? यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिण पश्चिम को क्या कहते हैं? नैऋत्य। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी दिशा पूछी जाए, पूछी इन्हीं 4 क्वेश्चन से जाते हैं, आपको याद रखना। इन्हीं के बीच की दिशा कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? यहां प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, किस प्रकार का वाक्य है, बताइए। क्या संकेतवाचक है, क्या निषेधवाचक है, क्या विधानवाचक है, या प्रश्नवाचक है? तो देखो, प्रश्नवाचक नहीं होगा, विधानवाचक नहीं होगा, आंसर बी हो जाएगा हमारा, निषेधवाचक हो जाएगा। यहां प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सचिन ने अच्छा खेल खेला में कौन सी क्रिया होगी?
सचिन ने अच्छा खेल खेला में कौन सी क्रिया होगी हमारी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सचिन ने अच्छा खेल खेला, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, सजातीय क्रिया हो जाएगी। सजातीय क्रिया की पहचान क्या होती है, तो आपको याद रखना, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। सजातीय क्रिया क्या होती है, तो याद रखना, जब कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया एक ही धातु के बने हो, ठीक है, दोनों को याद रखना, जब कर्म और क्रिया एक ही धातु के बने हो उसे क्या कहते हैं हम, सजातीय क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे खेल और खेल से ही बना है खेला, तो जब कर्म और क्रिया एक ही धातु के हैं उसे क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। सही। सामान्य क्रिया पहचान ले तो क्रियार्थक क्रिया क्या होती है, तो जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर दिया जाए उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। अनुकरणात्मक क्रियाएं क्या होती हैं, तो अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं ध्वनि के प्रभाव से उत्पन्न क्रिया क्या कहलाती है हमारी, अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती है। तो क्रिया से क्वेश्चन थे, आपको याद रखना, सजातीय क्रिया की परिभाषा भी पूछी जाती है, जब कर्म और क्रिया एक ही धातु के हो उसे हम सजातीय क्रिया कहते हैं, जैसे खेल खेला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा लिंग से पूछा गया है, और क्या दिया गया है, धोबी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका आंसर आपको देना है, ठीक। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब अपने कंप्लीट करा दिए जाएंगे आपके पेपर से पहले। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।